हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास जो है यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आज हम करेंगे हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, ये भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने के लिए, या फिर उनसे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आज की क्लास में हम नए नए जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं टेलीग्राम के बारे में बता देती हूँ। हिंदी नारी जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। इफ़ यू वांट तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हर्षिता राठौर यूजीसी नेट फैकल्टी जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री नोट्स, कोई भी है ना पोस्ट आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी नोट्स है, कोई भी है ना इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। ठीक है, आपको सिंपली सर्च करना है हर्षिता राठौर यूजीसी नेट फैकल्टी, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है हमारे एचएन एप्लीकेशन पे तो आप वहाँ पे और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड HR जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको है ना पेपर 1 का कोर्स लेना है या फिर आपको पेपर 2 हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है तो सभी कोर्सेज जो है वो दिसंबर के लिए भी चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो अगर आपको पेपर 1 का कोर्स लेना है तो उसका प्राइस जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपको उस कम प्राइस में भी और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड HR जो है वो लगा सकते हो, आपको और डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू ड्यूरी एजुकेशन इज व्हाट? सोशल नीड, पर्सनल नीड, स्टेटस नीड कैरिंग या फिर फाइनेंशियल नीड। यानी कि ड्यूरी के अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, स्थिति आवश्यकता है या फिर वित्तीय आवश्यकता है। तो ड्यूरी के अकॉर्डिंग हम बोले तो एजुकेशन जो है वो आपकी सोशल नीड है, आपकी सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, पर्सनल नीड नहीं हो सकती है, यानी कि हाँ ठीक है जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन ड्यूरी ने पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकता के अकॉर्डिंग है ना एजुकेशन नहीं डिफाइन करी है। स्टेटस नीड कैरिंग तो नहीं हो सकती है, फाइनेंशियल नीड भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ड्यूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ड्यूरी ने बताया है कि आपकी शिक्षा क्या है, सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग हैज वेरियस कंपोनेंट। यानी कि जो आपका एक है ना मिशन है जिसका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन है टीचर और ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, तो आप उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट है। अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ दैट स्कीम। यानी कि वो जो आपका मिशन है, वो जो आपकी स्कीम है, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट है, लेकिन इन चारों में से कौन सा उसको कंपोनेंट नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षकों और शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन के विभिन्न घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटन इस योजना के तहत नहीं जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स, टीचिंग लर्निंग सेंटर या फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन SOE। ठीक है, तो कौन से मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग जो है आपका मिशन, उसके कंपोनेंट नहीं है। तो जो आपका यूजीसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय केंद्र जो है यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी है, ये इसका कंपोनेंट नहीं है। बाकी फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, टीचिंग लर्निंग सेंटर और स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये तीनों ही इस स्कीम के आपके है ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये नया क्वेश्चन है, आपको इसको क्या कर लेना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, ऐसे नए क्वेश्चन, नए स्कीम से जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस कैन हैव फॉरेन फैकल्टी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 25%, 30% या फिर 35%। वो आपने आई थिंक अगर है ना हायर एजुकेशन ढंग से पढ़ लिया है तो आपने IOE के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आपके ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आपके पास में 10 पब्लिक इंस्टीट्यूट, 10 आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो आपकी निजी संस्थान होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 20 इंस्टीट्यूट आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें टोटल आपके पास में आते हैं 20 इंस्टीट्यूट, जिसमें से 10 पब्लिक होते हैं, 10 प्राइवेट होते हैं। अब ये 20 इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं? ये 20 इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो कि अपने आने वाले फ्यूचर में ये अपने इंस्टीट्यूट में क्या बदलाव करने वाले हैं, जिनकी वजह से हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उनका जो नाम है वो वर्ल्ड, जो आपकी रैंकिंग आती है ना, वर्ल्ड टाइम्स की जो रैंकिंग आती है उसमें आ सके। आपने देखा है कि इंडिया के इंस्टीट्यूट के जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है हमारे वर्ल्ड टाइम्स के अंदर, तो हम चाहते हैं कि भाई इंडिया का भी नाम आए उस रैंकिंग के अंदर। तो इसलिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसा नया कॉन्सेप्ट शुरू करा है, जहाँ पे
हम 20 इंस्टीट्यूट को जोड़ते हैं, 10 प्राइवेट होते हैं, 10 पब्लिक होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूट अपने आने वाले फ्यूचर में ये क्या क्या बदलाव करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने सिलेबस में, अपने पूरे है ना जो भी इनका सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का, उससे जुड़े हुए क्या क्या बदलाव करने वाले हैं इन फ्यूचर में, वो सारे बदलाव ये बताते हैं। और फिर सरकार को जो बदलाव ठीक लगते हैं कि भी हाँ अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने से आने वाला फ्यूचर जो है उसमें हमारा जो नाम है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो वर्ल्ड टाइम्स रैंकिंग के अंदर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंडर में रखती है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि जो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो होते हैं स्टेटस वाले सरकारी विश्वविद्यालय में अधिकतम विदेशी फैकल्टी जो है वो कितनी हो सकती है इनके अंदर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जो आपकी विदेशी फैकल्टी है वो 25% ऑफ टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ हो सकती है, यानी कि कुल संकाय शक्ति का आपका 25% हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो अर्पित के ऊपर है। तो आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको बताना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका आज का। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, अर्पित कोर्स एज ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स आर ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म बाय, यानी कि अर्पित पाठ्यक्रम ऑनलाइन रिफ्रेशर है ना पाठ्यक्रम के रूप में स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, यूजीसी एचआरडीज के द्वारा या फिर NMMM है ना NMTT सेंटर्स के द्वारा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज या फिर नेशनल रिसर्च सेंटर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों द्वारा, यानी कि नेशनल रिसोर्स सेंटर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ये अर्पित कोर्स को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है और ये कौन सा कोर्स है वो भी आप अगर जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दे रखे हैं, वही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से जुड़े हुए IOE से जुड़े हुए आपके 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोला है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर सीकिंग अकेडमिक कोलैबोरेशन विद एनी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को किसी भी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग है ना अकादमिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुमोदन से छूट मिल गई है क्या, या फिर छूट दी गई है क्या, ठीक है। तो पहला कथन ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटीज विद द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैव कंप्लीट अकेडमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्थिति वाले विश्वविद्यालयों के पास पूर्ण आपका जो है ना प्रशासनिक या फिर शैक्षणिक या फिर वित्तीय स्वायत्ता होती है। कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन जो है वो आपका गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होते हैं, जो भी आपके ऐसी संस्थानें होती है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंडर में आती है, तो क्या वो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने एकेडमिक कोलैबोरेशन को कर सकती है क्या, उनको क्या हमारी सरकार द्वारा ये छूट मिली गई है क्या। तो वो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है ना कोलैबोरेशन नहीं कर सकती, इतनी छूट हम उनको नहीं दी अभी तक, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा बोला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है उनको फाइनेंशियल और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन की स्वायत्ता प्रदान की गई है क्या, यानी कि उनको शैक्षणिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता है क्या। तो हाँ, ये स्वायत्ता जो है ऑटोनॉमी जो है वो उनको दे रखी है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है पर दूसरा जो है वो ट्रू है, ठीक है। ये नए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विकासशील अर्थव्यवस्था, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना, या फिर छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। आपका जो है ना एजुकेशन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके हायर एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक दे रखा है, तो उसका टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा है कि जो आपका एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था को बनाना, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन यानी कि स्टूडेंट को अनुशासित बनाना है, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटी या फिर पावर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के अंतर्गत क्षमताओं और उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको क्या करना है, विकास करना है उनका, और मेकिंग स्टूडेंट फॉलोअर ऑफ टीचर यानी कि टीचर का फॉलोअर बनाना है, टीचर का अनुयायी बनाना है शिक्षक को, ठीक है, छात्रों को, स्टूडेंट को। तो यहाँ पे पूछा है कि एजुकेशन का मेन काम क्या है, तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है। बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना, सिर्फ अनुशासन सिखाना, वो भी नहीं है एजुकेशन का काम कि भाई सिर्फ तुम अनुशासन में ही रहो, सिर्फ डिसिप्लिन में ही रहो, ऐसा भी नहीं है। या फिर सिर्फ और सिर्फ टीचर के फॉलोअर ही बनाना छात्रों को, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चों का जो उनकी है ना अंतर्निहित क्षमताएं हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको डेवलप करना है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है,
ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल बोल रहा है अगेन 2 कथन दिए हैं वैल्यू एजुकेशन का जो आपका है ना टॉपिक है, ऐसे काफी है ना इस टॉपिक से काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब वैल्यू एजुकेशन से आपके 2 कथन दे रखे हैं, पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोला है वैल्यू एजुकेशन इज नॉलेज बेस्ड एंड इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड। दूसरा बोला है वैल्यू एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपका जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या है ना नॉलेज बेस्ड है। और दूसरा बोला है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाता है बच्चे का। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। पहला बोला है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, यानी कि वैल्यू एजुकेशन जो है आपका जो आपकी है ना मूल शिक्षा जो होती है, मॉरल एजुकेशन जो होती है, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को है ना एजुकेशन ही देते हैं, यानी कि जो उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है सिर्फ वही देते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, हम उनको उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट सिखाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में करके आए ना, उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को हमको विकास करना है, यानी कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि वैल्यू एजुकेशन इसेंशियल है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हॉलिस्टिक यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसेंशियल है। तो बिल्कुल सही बात है, वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। तो पहला कथन जो है वो आपका फॉल्स है, बट दूसरा कथन जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल पूछा है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट इंडियन यूनिवर्सिटी टर्न आउट ओनली अ डिसकंटेंटेड हॉर्ड ऑफ ऑफिस सीकर whom we educated for place which are not in existence for them to fill। लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, डेलहौजी या फिर मैकॉले। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, एक आपसे कथन दे रखा है, पूछा है कि ये कथन जो है वो किसका था या फिर ये विचार जो है वो इन चारों में से किसके थे। ठीक है, अब वो कथन क्या दे रखा है हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। भारत में है ना ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने दावा किया कि भारतीय विश्वविद्यालय में केवल कार्यालय चाहने वालों की एक असंतुष्ट भीड़ होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके भारतीय विश्वविद्यालय होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लोग क्या चाहते हैं कि उनको नई पोस्ट मिल जाए, उनको है ना कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे वो काम कर सके, सिर्फ वो कार्यालय ही चाहते हैं, नहीं वो पोस्ट ही चाहते हैं। ठीक है, जिन्हें हमने उन जगहों के लिए शिक्षित किया जो उनके लिए भरने के लिए अस्तित्व में भी नहीं थी। तो ये जो कथन है ये बात किसने कही है, ये बात आपके लॉर्ड कर्जन ने कही है। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1904 में आपका लेकर आते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, 1902 में आपकी आती है एक रिले कमीशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1904 में जबकि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था वो किसके तहत आया था, वो आपका लॉर्ड कर्जन ही लेकर आए थे। ठीक है, 1902 में आती है रिले कमीशन। वो कमीशन कहती है कि हमको एक यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आना पड़ेगा, और फिर लॉर्ड कर्जन जो है वो 1904 में लेकर आते हैं आपका यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कर्जन जो है उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, who is fully created with the introduction of English education system in India officially through the necessary order issued by Bentinck, Governor General of India on 7th March 1835। ज़ेचर, मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, अलेक्जेंडर डफ या फिर चार्ल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा जारी आवश्यक आदेश के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करने का पूरा श्रेय जो है वो किसको जाता है, यानी कि भारत में एजुकेशन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो आपका जाता है किसको, मैकॉले को, थॉमस बेंटिक मैकॉले को जाता है। हमने मैकॉले मिनट करा है, हमने 1813 का चार्टर एक्ट करा है, 1835 का चार्टर एक्ट करा है। तो 1835 के चार्टर एक्ट में आपके लॉर्ड मैकॉले ही आए थे। ठीक है, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो है उनको पूरा श्रेय जाता है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करने के लिए भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने कुछ हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ आपके नए क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो ऐसे नए कॉन्सेप्ट से जो भी आपके ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपसे स्कीम वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपसे लॉर्ड मैकॉले, कर्जन, ऐसे आपसे जो भी है ना प्री इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए जो भी आपके थिंकर्स, जो भी आपके है ना प्री इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई जो भी आपकी कमीशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका टॉपिक में लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में लेकर आई थी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपके ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेंडिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे जुड़े हुए हम और भी यूनिट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके भी मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू।